हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आप सभी का एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्रोसिस की। और जो हमने लास्ट वीडियोस में पैथोलॉजी की जो लास्ट वीडियोस थी जिसमें मैंने आपको बताया था कोजेज ऑफ सेल इंजरी और मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, उसमें हमने बात की थी कि सेल इंजरी दो तरह की होती है, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की एक बार बात करें तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होता क्या है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी जब भी होगी तो सेल की डेथ होगी, ठीक है। मतलब वो इंजरी ऐसी हो चुकी है, या तो छोटी सी इंजरी बहुत लंबे समय तक चली जा रही है, या फिर इंजरी ही इतनी लीदल है कि उसने सेल को एक तरह से ऐसी हालत में कर दिया कि अब वो वापस से नॉर्मल नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होती है सेल की डेथ। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होती है, सेल की डेथ होती है। और सेल डेथ की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है नेक्रोसिस और एक होती है एपोप्टोसिस। अगर वही सेल डेथ रेगुलेटेड तरीके से हो, बिल्कुल ही रेगुलेटेड, मतलब रूल्स रेगुलेशन एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ इसी तरीके से ये वाला स्टेप होगा फिर ये होगा, इस तरह से अगर वो सेल डेथ हो तो उसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। और वही सेल डेथ अगर अनरेगुलेटेड तरीके से हो और एक्सीडेंटल हो, पता नहीं एकदम से ही सेल डेथ हो गई, उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्रोसिस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एपोप्टोसिस के साथ। मतलब वीडियो बोल रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक एपोप्टोसिस होगा। नेक्रोसिस हो सकता है कि 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट हो, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल पैथोलॉजी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस के साथ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्रोसिस की डेफिनेशन के साथ। तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या है, नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं एक सेल की डेथ होने के बाद। मान लो किसी सेल की डेथ हो गई तो उसके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, उसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे, उसी को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द लीदली इंजर्ड सेल। बहुत ही मतलब इंग्लिश झाड़ रखी है रॉबिन्स ने, लेकिन बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस वजह से देखने को मिलेंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। जो सेल की डेथ हुई है उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर, मतलब उस सेल के अंदर के जो प्रोटीन्स थे उसकी जो डीनेचुरेशन हुआ है उसके कारण क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एंजाइमेटिक जो डाइजेशन होगा उस सेल का, एंजाइमेटिक कहाँ से आएंगे, एंजाइम्स कहाँ से आएंगे भाई? सेल के अंदर के कंटेंट्स लीक हो जाएंगे। कोई भी सेल की डेथ हुई है तो सेल डेथ में पूरा सेल ही मरेगा ना एक तरह से, तो उसकी मेम्ब्रेन भी एक तरह से टूटने लग जाएगी। मेम्ब्रेन टूटेगी तो अंदर की सेल ऑर्गेनल्स वगैरह वो भी टूटेंगी, उसके कंटेंट्स रिलीज होंगे। क्या क्या होते हैं, लाइसोसोम से अगर एंजाइम्स रिलीज हो गए तो वो क्या कराएंगे, उस सेल की डाइजेशन करा देंगे। तो जो लाइसोसोम्स हैं उसमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो इस इंजर्ड सेल की डाइजेशन कर देते हैं, मतलब जो सेल मर चुका है उसकी डाइजेशन करते हैं। तो क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिले एज अ रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द लीदली इंजर्ड सेल। ये डेफिनेशन है नेक्रोसिस की, बहुत ही आसान सी। तो इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन। ये 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्रोसिस के अंदर कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। मतलब जो ये सेल डेथ हो रही है ये एक्सीडेंटल है, ठीक है। कोई पहले से सोची समझी वो नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। जैसे होता नहीं है, एक तो सोची समझी साजिश होती है और एक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो ये उसी तरह से एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है। कुछ किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, एकदम से सेल की डेथ हो गई, तो उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। और यही अगर सेल डेथ किसी प्री प्लान्ड उससे होती, रेगुलेशन से होती कि भाई इस तरह से होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा, तो उसे हम बोल देते हैं एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस एक एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आगे, एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड। कोई रेगुलेशन नहीं है, किस तरह से होगी कुछ नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रिजल्ट्स फ्रॉम द डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन्स एंड आयन होम्योस्टेसिस का खो जाना। मतलब सेल की डेथ हुई, धीरे धीरे क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या होगी, वो लीक आउट करेगी, मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगी, उसके कंटेंट्स लीक आउट होने लग जाएंगे, तो उसी वजह से धीरे धीरे नेक्रोसिस हो जाती है। तो नेक्रोसिस किस वजह से होती है? डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन्स एंड लॉस ऑफ आयन होम्योस्टेसिस। आयन होम्योस्टेसिस लॉस होने का क्या मतलब हुआ? कैल्शियम अंदर बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बताया नहीं था मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में, कैल्शियम अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस वजह से क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का डैमेज करेंगे, न्यूक्लियस का डैमेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं। तो किस वजह से हो रही है नेक्रोसिस? सेल मेम्ब्रेन की
को डैमेज अगर हो जाता है उस वजह से नेक्रोसिस होती है, उसके अलावा आयन होम्योस्टेसिस के लॉस के कारण होती है। अब क्या होगा, ये चीज़ें हो गई, मतलब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई और आयन होम्योस्टेसिस का लॉस हो गया। तो नेक्रोटिक सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन अगर लॉस, मतलब सेल मेम्ब्रेन डैमेज अगर हो रही है तो वो इंटीग्रिटी बना नहीं पाएगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन एक तो इंटीग्रेटेड तरीके से बनी हुई है, अब उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन क्या करने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। तो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी, जिसके कारण जो सेल के कंटेंट्स थे वो क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे। तो सेल के कंटेंट्स लीक आउट होने के कारण होती है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में बहुत सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं, हिस्टामिन वगैरह ये सब चीज़ें, ल्यूकोसाइट्स, बहुत सारे WBCs आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे उस एरिया में। तो एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाती है, किस वजह से, सेल के कंटेंट्स लीक होने की वजह से। इन द सराउंडिंग टिश्यू में हमें देखने को मिलती है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्रोसिस जो है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। नेक्रोसिस कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होती। मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल कोई नेक्रोसिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नेक्रोसिस इज ऑलवेज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन, मान लो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ तो वो एक नेक्रोसिस है, ठीक है। तो नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। और किस वजह से होती है, मेनली दो एंजाइम्स यहाँ पे आते हैं, एक फोस्फोलाइपेज और एक न्यूक्लियस। एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, मैंने बताया आयन होम्योस्टेसिस का लॉस हो रहा है। आयन होम्योस्टेसिस लॉस, कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर एंटर करेगा, कैल्शियम एंटर करेगा तो फोस्फोलाइपेज एंड न्यूक्लियस की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो फोस्फोलाइपेज और न्यूक्लियस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और फोस्फोलाइपेज नाम से पता है, फोस्फोलाइपेज, एज मतलब तोड़ेगा, फोस्फोलिपिड को तोड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से बनी हुई है तो मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, तो डैमेजेस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वही बात आ गई, सेल के कंटेंट्स लीक आउट करेंगे, कंटेंट्स लीक आउट करेंगे तो लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी। WBCs, हिस्टामिन वगैरह जो मीडिएटर्स है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, वो सब वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियस को तोड़ने का काम करेगा, पिक्नोसिस करवाएगा, कैरियोलिसिस करवाएगा एंड कैरियोरेक्सिस करवाएगा। ये पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस एंड कैरियोरेक्सिस की बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये मैंने बताया आपको कि नेक्रोसिस में मेनली दो एंजाइम्स का रोल होता है, फोस्फोलाइपेज एंड न्यूक्लियस, जो डैमेज करता है। एक फोस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और न्यूक्लियस को डैमेज करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो एंजाइम्स जो उस सेल को डाइजेस्ट करने वाले हैं, मतलब अब सेल की डेथ हो चुकी है, सेल के कंटेंट्स लीक आउट हो गए हैं, तो अब उस जो सेल जो डेथ हो चुकी है जिसकी, उसका डाइजेशन होगा। वो डाइजेशन कौन करवाएगा, वो डाइजेशन होता है लाइसोसोम्स के कारण। तो एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट नेक्रोटिक सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसोसोम्स ऑफ डाइंग सेल्स। जो सेल्स अभी मरने वाले हैं उनके अंदर से जो लाइसोसोम का कंटेंट रिलीज हुआ है, उस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स थे और वही एंजाइम्स उस सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। लाइसोसोम ऑटोफेगी वगैरह भी करता है ना, तो लाइसोसोम से ही एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इस सेल को डाइजेस्ट करने वाले हैं। उसके अलावा जो लाइसोसोम्स आए हैं, ल्यूकोसाइट्स, अब जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी तो हुई है ना, सेल मरने वाला है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी हुई है क्योंकि कंटेंट्स लीक आउट हुए हैं सेल के। तो उस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण जो WBC वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उन WBC से भी कुछ जो लाइसोसोम्स हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं इस डेड सेल की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बताना था नेक्रोसिस में। अब चलते हैं नेक्स्ट, मोर्फोलॉजी। नेक्रोसिस में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्रोसिस में हमें दो तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक साइटोप्लाज्मिक चेंजेस एंड एक न्यूक्लियर चेंजेस। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डेफिनेशन पे जाओ, फिर से डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ। डीनेचुरेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो रहा था, तो अगर प्रोटीन टूटेंगी, प्रोटीन होता है पिंक कलर का, तो वो और ज़्यादा डार्क पिंक हो जाएंगी। डीनेचर्ड प्रोटीन और ज़्यादा डार्क पिंक कलर की हो जाती है, ठीक है। तो हमें साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म हमें पूरा मतलब रेडिश टाइप का साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीज इओसिनोफिलिया। अब जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया। मतलब जो इओसिनोफिल होता है ना, उसके अंदर होता है रेडिश कलर आता है उसका, मिथाइलिन ब्लू एंड इओसिन H&E स्टेनिंग में उसका आता है रेडिश कलर। तो वैसा ही हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे भी, मॉर्फोलॉजिकल चेंज साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए मैंने लिखा है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में इंक्रीज्ड इओसिनोफिलिया, मतलब बहुत ज़्यादा रेडिशनेस आ जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियर चेंजेस के, तो मैंने आपको बताया अभी न्यूक्लियर चेंजेस 3 तरह के पैटर्न में देखने को मिलता है, पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस एंड कैरियोरेक्सिस। सबसे पहले बात करेंगे पिक्नोसिस की। तो नंबर 1 पॉइंट इज पिक्नोसिस। पिक्नोसिस क्या है,
अब इधर ध्यान देना स्क्रीन पे, मान लो ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये मेरा सेल था, ये सेल था, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस था, ठीक है। अब नेक्रोसिस होने के बाद क्या हुआ, नेक्रोसिस होने के बाद जो मान लो अभी सेल मेम्ब्रेन भी वैसे टूट जाती है, मैं तोड़ नहीं रहा अभी, जो न्यूक्लियस है वो धीरे 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 इस तरह से छोटा हो गया, इसे ही हम बोलते हैं पिक्नोसिस। तो पिक्नोसिस क्या है, श्रिंकेज होगी है न्यूक्लियस की, ध्यान देना यहाँ पे, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस श्रिंक कर गया एक तरह से, ये इतना बड़ा न्यूक्लियस था, श्रिंक करके इतना छोटा सा हो गया है। तो श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस किस वजह से हुई है, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन के कारण। जो क्रोमेटिन था न्यूक्लियस के अंदर वो कंडेंस कर गया, और कंडेंस होने के कारण वो और कंडेंस हो के इतना छोटा एक सॉलिड मास बना देता है, वो भी ब्लू कलर का वैसे होता है। जैसे मैंने रेडिश कलर या पिंकिश कलर बढ़ता है तो मैंने क्या बोला, इओसिनोफिलिक, इसी तरह ब्लू कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए उसे हम बोलते हैं बेसोफिलिक। तो क्रोमेटिन कंडेंस करता है और क्या बना देता है, सॉलिड श्रंकन बेसोफिलिक मास। तो क्योंकि ब्लू कलर का है इसलिए बोलते हैं बेसोफिलिक मास। तो इतना बड़ा न्यूक्लियस था, इतना बिल्कुल ऐसे पिचक के इतना पतला और डार्क ब्लू कलर का हो गया है, जिसे हम बोलते हैं पिक्नोसिस। तो पिक्नोसिस क्या है, पिक्नोसिस है श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस विच अपीयर श्रंकन एंड डीपली बेसोफिलिक। तो ये हो गया पिक्नोसिस। तो न्यूक्लियस में हमें 3 तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक तो हो गया पिक्नोसिस, या तो न्यूक्लियस इस कंडीशन में देखने को मिलेगा, या फिर एक और कंडीशन होती है कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस में क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस फेड होने लग जाता है। अब इधर ध्यान देना, इसी वाले में ध्यान देना, ये देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस न्यूक्लियस को भी मिटा देता हूँ। यहाँ पे पहले न्यूक्लियस था ऐसा, ठीक है, ऐसा था पहले न्यूक्लियस। उसके बाद धीरे धीरे कैसा हुआ था, छोटा छोटा बेसोफिलिक हो गया, बहुत ज़्यादा बेसोफिलिक, और श्रंक कर गया था पिक्नोसिस। अब नेक्स्ट चेंज जो देखने को मिलता है हमें, वो क्या देखने को मिला यहाँ पे, अब जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, पहले डीपली बेसोफिलिक हो चुका था, या फिर नॉर्मल न्यूक्लियस था वो भी बेसोफिलिक ही होता है, ब्लू कलर का होता है। अब क्या हुआ, कैरियोलिसिस क्या होता है, न्यूक्लियस का फेड हो जाना, मतलब न्यूक्लियस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे फेडिंग होती जा रही है न्यूक्लियस की। तो वो कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा, पहले डार्क कलर था, अब जो वो है वो लाइट कलर में कन्वर्ट हो चुका है, और धीरे धीरे वो गायब भी हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए हमने इसको बोला है घोस्ट न्यूक्लियाई, ठीक है, जैसे घोस्ट भूत दिखते नहीं है ना, उसी तरह का कुछ इसमें होता है। तो कैरियोलिसिस क्या है, प्रोग्रेसिव फेडिंग ऑफ द बेसोफिलिक स्टेनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई। जो बेसोफिलिक स्टेनिंग थी न्यूक्लियाई की वो धीरे धीरे फेड हो जाएगी, जिसके कारण क्या दिखेगा हमको, घोस्ट न्यूक्लियाई, इसे हम बोलते हैं कैरियोलिसिस। तो या तो हमें पिक्नोसिस कंडीशन में मिलेगा न्यूक्लियस, ये नहीं मिला तो कैरियोलिसिस कंडीशन में मिलेगा न्यूक्लियस, और ये भी नहीं मिला तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, कैरियोरेक्सिस। तो थर्ड कंडीशन है कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस क्या होता है, अब धीरे धीरे न्यूक्लियस टूट जाएगा टुकड़ों में, न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो लास्ट कंडीशन भी यहाँ पे बना देता हूँ मैं। अब धीरे धीरे ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही टुकड़ों में बट जाएगा न्यूक्लियस जो था। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस बड़ा था, छोटा हो गया, फिर धीरे धीरे कलर फेड होने लग गया उसका, और एट द एंड उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। तो पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस एंड कैरियोरेक्सिस, उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे तीनों पॉइंट। पिक्नोसिस क्या होता है, कैरियोलिसिस क्या होता है, एंड कैरियोरेक्सिस क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। पिक्नोसिस किस वजह से हो रहा था, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन के कारण। कैरियोलिसिस फेडिंग हो गई, कैरियोरेक्सिस पूरी तरह से न्यूक्लियस टूट चुका है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूक्लियस जो है वो टोटली डिसअपियर कर जाता है। तो धीरे धीरे डाइजेशन हो जाएगी सेल की, न्यूक्लियस एकदम से बिल्कुल ही डिसअपियर कर जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरह से होता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द नेक्रोसिस। तो हमने ये सारी बात की है इस वीडियो के अंदर। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। बाकी मैं ये फ़ोटो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं नेक्रोसिस में, उनकी और डीप में बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।